वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। हमने कहा था कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि अगर कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरियल सेल्स या कोई भी सेल्स अगर फॉरेन डीएनए को अपने अंदर ले लेता है, ओके, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन में हमने कहा था कि एक सेल को ट्रांसफॉर्मेशन शो करने के लिए कंपिटेंट होना पड़ता है। और जो ये कॉम्पिटेंसी है वो नेचुरली भी ओकर होता है और हम आर्टिफिशियली भी इंड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ सेल्स, कुछ बैक्टीरियल सेल्स नेचुरली दिखाते हैं कॉम्पिटेंसी, और कुछ बैक्टीरियल सेल्स हैं जो जिसको हम आर्टिफिशियली भी इंड्यूस कर सकते हैं और उस सेल्स को कॉम्पिटेंट बना सकते हैं ताकि वो ट्रांसफॉर्मेशन कर सके। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन में हमने नेचुरल कॉम्पिटेंसी देखी, आर्टिफिशियल कॉम्पिटेंसी देखी, और हमने कुछ मेथड्स डिस्कस किए थे जिसमें हमने कैल्शियम क्लोराइड मेथड कहा था और इलेक्ट्रोपोरेशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। तो आज हम एक्चुअल जो कैल्शियम क्लोराइड मेथड्स है वो पढ़ेंगे, और ट्रांसफॉर्मेशन है हम वो पढ़ेंगे। ओके, सो सॉरी, इलेक्ट्रोपोरेशन है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कैल्शियम क्लोराइड मेथड के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो कैल्शियम क्लोराइड मेथड्स में एंटर होने से पहले आपको एक कल्चर मीडियम के बारे में आपको बताएंगे कि दैट इज द एलबी ब्रोथ, या जिसको लाइसोजेनिक ब्रोथ भी कहा जाता है। लाइसोजेनिक ब्रोथ या लूरिया ब्रोथ भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ओके। सो तो ये लूरिया ब्रोथ या लूरिया बट्टैनी ब्रोथ, जिसको गोसिपी बट्टैनी ने दिया था, जो साइंटिस्ट का नाम है बट्टैनी, उसने दिया था। तो उसके नाम के बेसिस पे इसको लूरिया बटानी ब्रोथ कहा जाता है। ओरिजिनली उसने लाइसोजेनिक ब्रोथ बताया था, वो बैक्टीरिया फेज पे काम कर रहा था उस टाइम पे। उसने ये जो कल्चर मीडियम है वो डेवलप किया। कल्चर मीडियम मींस ये एक डाइट की तरह काम करता है जिसपे हम बैक्टीरिया फेज को ग्रो कर सकते हैं। तो आजकल इस ब्रोथ को या इस कल्चर मीडियम को बहुत सारे बैक्टीरिया के लिए यूज किया जाता है, उनकी ग्रोथ के लिए। इस कल्चर मीडियम पे उन बैक्टीरिया को ग्रोथ कराया जाता है। तो हम देखते हैं इसका क्या रोल होगा। इसमें मेनली कैल्शियम क्लोराइड मेथड में इसका रोल है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लोरिया बटानी ब्रोथ इज ए रिच मीडियम दैट परमिट्स फास्ट ग्रोथ एंड गुड ग्रोथ यील्ड्स फॉर मेनी स्पीशीज इंक्लूडिंग इकोलाई। तो ये जो बटानी ब्रोथ है या लोरिया ब्रोथ है, तो एक ये रिच मीडियम है, ठीक है, दैट परमिट्स फास्ट ग्रोथ एंड गुड ग्रोथ यील्ड फॉर मेनी स्पीशीज, जिसमें इकोलाई भी आता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक हम अच्छा डाइट देंगे तो आपकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी, ठीक है, आपका डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा होगा। और अगर हम आपको एक पुअर डाइट देंगे तो क्या होगा? आपकी ग्रोथ प्रॉपरली हो नहीं पाएगी, आप अंडर डेवलप्ड रहोगे। ओके, तो वैसे ही बैक्टीरिया का भी रहता है। अगर उनको एक अच्छा डाइट मिले तो उनकी ग्रोथ जो कि एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, और उनका जो ग्रोथ यील्ड है वो बहुत अच्छा हो जाता है, उनकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है। ओके, तो बैक्टीरिया के लिए जो लोरिया बटानी ब्रोथ है वो एक बहुत ही अच्छा मीडियम है जिसमें वो बहुत फास्ट ग्रोथ और वो बहुत ही अच्छा यील्ड वो दिखाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी स्पीशीज है जिसके लिए ये जो लोरिया बटानिया ब्रोथ है उसको यूज किया जाता है, तो जिसमें हमारा इकोलाई भी included है। ओके, इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीडियम इन माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी में बहुत सबसे ज्यादा जो कल्चर मीडियम हम यूज करते हैं दैट इज दिस एलबी ब्रोथ, एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टडी फॉर इकोलाई सेल कल्चर्स। तो मेनली इकोलाई सेल कल्चर्स जिसको हम माइक्रोबायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज करते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा जो ग्रोथ मीडियम है या कल्चर मीडियम है वो हमारा एलबी ब्रोथ। ओके, तो बहुत इजीली हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड बहुत सारे जो इकोलाई स्ट्रैंड्स है इनकी जो फास्ट ग्रोथ है वो देखी गई है इस कल्चर मीडियम पे, एंड दे आर रेडीली अवेलेबिलिटी एंड सिंपल कंपोजिशन कंट्रीब्यूट टू द पॉपुलैरिटी ऑफ एलबी ब्रोथ। तो इनका जो कंपोजिशन है बहुत ही सिंपल है और इजीली अवेलेबल भी रहता है। इनका जो कंपोजिशन है जो भी हम
केमिकल यूज करते हैं एलबी ब्रोथ बनाने के लिए। ओके, तो एलबी ब्रोथ कैन सपोर्ट इकोलाई ग्रोथ, दैट इज OD 600 इक्वल टू 2 to 3 अंडर नॉर्मल शेकिंग इंक्यूबेशन कंडीशन। सॉरी। तो ये जो एलबी ग्रोथ है, सो एलबी ब्रोथ है, वो इकोलाई ग्रोथ को सपोर्ट करता है। आप कहाँ तक, दैट इज जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो 600 तक इस इकोलाई के ग्रोथ को वो सपोर्ट कर सकता है, किसमें, नॉर्मल शेकिंग इंक्यूबेशन कंडीशन में। तो OD 600 इक्वल टू 2 into 3 कितना होता है? तो अगर हम OD 601 की बात करेंगे, ऑप्टिकल डेंसिटी, दैट इज अराउंड 8 into 10 raised to power 8 cells per ml। तो ये जो एलबी ब्रोथ है वो कितना सपोर्ट करता है? देखो अभी यहाँ पे उन्होंने कहा है OD 600 को 2 into 2 या 3, दैट इज या तो 2 या 3, दैट इज, देखो अगर ये है एक उसके लिए 1 OD के लिए है, अगर 1 OD 600 उसके लिए है, तो अगर हम 2 की बात करेंगे तो क्या होगा? दैट इज 2 into 8 into 10 raised to power 8 cells पर ml, या अगर हम यहाँ पे 3 की बात करें तो 3 into 8 raised to power 8 cells पर ml। तो इतना सेल जो है उसको ये जो एलबी ब्रोथ है वो सपोर्ट कर सकते हैं। मीन इतने सेल्स की इस एलबी ब्रोथ में ग्रोथ हो सकती है। ओके, तो ये आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो। देन इसलिए ये जो एलबी ब्रोथ है वो कॉमनली इसको यूज किया जाता है, क्योंकि एक हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, दूसरा इजीली अवेलेबल रहता है, और इसका जो कंपोजिशन है बहुत सिंपल है, और दूसरा जो ग्रोथ को जो सपोर्ट करता है दैट इज OD इक्वल टू 2 into 3, ठीक है, अंडर नॉर्मल शेकिंग इंक्यूबेशन कंडीशन। तो अब हम जाएंगे मेनली कैल्शियम क्लोराइड मेथड में, तो किस तरीके से कैल्शियम क्लोराइड मेथड होता है। ओके, सो थोड़ा हम बढ़ लेंगे। कैल्शियम क्लोराइड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक इज द मोस्ट एफिशिएंट टेक्निक अमंग द कॉम्पिटेंट सेल प्रिपरेशन प्रोटोकॉल। तो जितने भी कॉम्पिटेंट सेल प्रिपरेशन प्रोटोकॉल्स है उसमें से जो कैल्शियम क्लोराइड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है सबसे एफिशिएंट टेक्निक है, ठीक है, कि इसमें एक हम कॉम्पिटेंट सेल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, then it increases the bacterial cell's ability to incorporate plasmid DNA, okay, facilitating genetic transformation। तो ये जो कैल्शियम क्लोराइड मेथड है वो क्या करता है, जो बैक्टीरियल सेल्स हैं जो नॉन कॉम्पिटेंट है, तो जब हम इसको कैल्शियम क्लोराइड यूज करेंगे तो इस सेल की जो कॉम्पिटेंसी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब ये सेल फॉरेन डीएनए को एब्जॉर्ब कर सकता है और जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन को ये फैसिलिटेट कर सकता है, ठीक है। तो हम इसको कैल्शियम मेथड, जो कैल्शियम क्लोराइड मेथड है, ये यूज करके हम इस नॉन कॉम्पिटेंट सेल्स को कॉम्पिटेंट सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कॉम्पिटेंट सेल्स का मतलब क्या है? कॉम्पिटेंट सेल्स का मतलब ये है कि अब ये फॉरेन डीएनए को एब्जॉर्ब करता है। अब ये जो नॉन कॉम्पिटेंट सेल्स है वो इस फॉरेन डीएनए को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता या ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखा सकता, बट ये जब कॉम्पिटेंट सेल्स बन गया, जो ये बैक्टीरियल सेल्स है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखा सकता है। तो addition of calcium chloride to cell suspension allows the binding of plasmid DNA to lipopolysaccharide। तो जब हम कैल्शियम यूज करते हैं, ठीक है, जब हम कैल्शियम यूज करेंगे तो कैल्शियम से क्या होता है, कैल्शियम से ये जो प्लास्मिड है, ये हमारा प्लास्मिड है, इट विल बाइंड्स विद द LPS। तो ये जो कैल्शियम क्लोराइड जो सस्पेंशन है वो क्या करता है, क्योंकि क्लोराइड इज परमिएबल टू द सेल मेम्ब्रेन बट कैल्शियम इज नॉट परमिएबल, तो जो ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो लाइपोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो इस नेगेटिवली चार्ज डीएनए को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इस तरीके से ये अट्रैक्ट हो जाएगा, या हम इस तरह यहाँ दिखा सकते हैं, इस तरीके से जो ये डीएनए है एलपीएस के साथ, लाइपोपॉलीसैकेराइड के साथ बाइंड हो जाता है। तो इसको बाइंड कौन करता है, बाइंड यही कैल्शियम क्लोराइड करता है। ओके, सो उसके बाद जब ये यहाँ पे बाइंड हो गया तो
डिवाइड होने के बाद जब हम इसी सेल को हीट शॉक प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, हम इसको 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको रखेंगे, तो क्या हो जाता है, द नेगेटिवली चार्ज, सॉरी, 10 सॉरी उससे पहले 10 both the negatively charged DNA backbone and LPS come together and when heat shock is provided plasmid DNA passes into the bacterial cell। जब हम इसको हीट शॉक प्रोवाइड करेंगे तो ये जो प्लाज्मिड है वो इस सेल के अंदर एंटर हो जाता है। ओके, तो ये किस तरीके से होता है हीट शॉक प्रोवाइड करने से, वो अभी तक क्या है जो वो अननोन है, किस प्रोसीजर से होता है, किस तरीके से होता है वो अननोन है। बट जब हम इसको हीट शॉक प्रोवाइड करेंगे तो ये जो प्लाज्मिड है वो सेल के अंदर चला जाता है एंड जो बैक्टीरिया है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो हम कैसे कैल्शियम क्लोराइड जो सोल्यूशन है वो कैसे बनाएंगे, तो हम कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन को हम 2000 ml ऑफ 50 मिलीमोल कैल्शियम क्लोराइड स्टॉक सोल्यूशन बनाते हैं। किस तरीके से, हम 14.701 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड यूज करते हैं और उसको मिक्स करते हैं किसमें, 100 ml ऑफ मिली क्यूब वाटर। ठीक है, तो मिली क्यूब वाटर इज ए डीमिनरलाइज्ड वाटर जिसमें कोई भी वायरस या बैक्टीरिया नहीं होता है। ठीक है, तो वो अलग इक्विपमेंट होता है मिली क्यूब वाटर बनाने के लिए, जैसे कि डिस्टिल वाटर है, डिस्टिल वाटर में डीआयनाइजेशन हो जाता है, बट वहाँ पे जो अनचार्ज पार्टिकल्स है जैसे कि वायरस होगा, वो बैक्टीरिया होगा, वो खत्म नहीं होते, बट मिली क्यूब वाटर में वो भी खत्म हो जाते हैं। ओके, तो हम 14.701 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड यूज करेंगे किसमें, 100 ml ऑफ मिली क्यूब वाटर। ओके, देन उसको ऑटोक्लेव करेंगे। ऑटोक्लेव हम मेनली किसके लिए करते हैं, जो ऑटोक्लेव प्रोसेस है उस हम डिसइंफेक्शन के लिए करते हैं। अगर कोई बैक्टीरिया होगा तो उसके लिए, वो ऑलरेडी वाटर में होगा तो वो मर जाएगा, या हमारे जो कैल्शियम उसमें अगर कोई बैक्टीरिया होगा तो वो मर जाता है। तो हम ऑटोक्लेव करते हैं मेनली डिसइंफेक्शन के लिए, कि कोई अगर स्टेरिलाइजेशन के लिए हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के लिए करते हैं। तो अगर कोई भी बैक्टीरिया ऑलरेडी वहां प्रेजेंट होगा तो वो सब उस ऑटोक्लेव के टाइम पे वो खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद उसको हम स्टोर करेंगे कहाँ पे, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड में, रेफ्रिजरेटर में। ओके, तो इस तरीके से हम इस स्टॉक सॉल्यूशन को प्रिपेयर करके रखेंगे। ओके, देन एक्चुअल अब प्रोसीजर कैसे होता है वो हम देखेंगे, किस तरीके से हम ये जो कैल्शियम क्लोराइड मेथड है वो करते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो मटेरियल्स है जिसको हम, जिसकी रिक्वायरमेंट हमें है, उसमें है एलबी ब्रोथ। तो एलबी ब्रोथ को हम बनाते हैं, दैट इज यीस्ट एक्सट्रैक्ट हम यूज करते हैं 0.5%, NaCl दैट इज 1% एंड ट्रिप्टोन 1%। ओके, ये जो है ब्रोथ का कंपोजिशन है जिसके थ्रू हम वो यूज करते हैं किसमें, मेनली ब्रोथ कल्चर बनाने में। ओके, देन उसी उसी के साथ है दैट इज एलबी अगार। ठीक है, तो एलबी अगार को हम क्या करते हैं, सिंपली जो हमारा एलबी ब्रॉथ है उसमें 2% अगार मिक्स करते हैं प्रियर टू ऑटोक्लेविंग, ऑटोक्लेविंग से पहले। ओके, देन 0.1 मोल कैल्शियम क्लोराइड हम यूज करते हैं। ओके, देन एंटीबायोटिक्स आर एडेड टू द अबव मीडिया आफ्टर ऑटोक्लेविंग। तो ये जो ऊपर एलबी अगार है वो हमने बनाया, बनाने के बाद हम उस मीडिया में हम एंटीबायोटिक्स ऐड करते हैं, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन है और एम्पिसिलिन है। ओके, तो टेट्रासाइक्लिन टू ए फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ 15 pg per ml and ampicillin to 50 kg per ml solution of these antibiotics are prepared with ampicillin at 50 mg per ml and slightly alkaline distilled water and tetracycline at 50 mg per ml। तो ये kg नहीं है, ये भी pg है। ओके, हम इस तरीके से टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन इसको यूज करते हैं किसके लिए, ताकि वहां पे अपना जो कल्चर है वो टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन जो है वो बन सके। ओके, देन तो ये जो एंटीबायोटिक्स हैं दैट इज 15 pg/ml, दैट इज पिकोग्राम पर ml, इसको हम बोलते हैं। तो हम इसको किस तरीके से बनाते हैं, हम एम्पिसिलिन 50 mg एम्पिसिलिन को मिक्स करते हैं पर ml में, एंड जो स्लाइडली अल्कलाइन डिस्टिल वाटर है
ओके, एंड टेट्रासाइक्लिन को हम बनाते हैं किस तरीके से, 15 मिलीग्राम इन पर ml इन इथेनॉल। तो इस तरीके से हमारा जो एंटीबायोटिक है कंसंट्रेशन वो बन जाता है। फिर उसको हम मिक्स करते हैं हमारे जो एलबी अगार है उसके साथ, है जो हमारा कल्चर मीडियम है उसमें। वो फाइनल जब हम अपने बैक्टीरिया को जब हम यूज करेंगे, जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, फिर जब हम उसको ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि नहीं वो चेक करने के लिए जब हम देखना चाहेंगे, तब हम इस कल्चर में हम ये अपना जो एंटीबायोटिक्स है उसको मिक्स कर देंगे। ओके, ये हमारे मटेरियल्स है जो हमें रिक्वायर्ड है किसमें, कैल्शियम क्लोराइड मेथड्स में। देन मेथड किस तरीके से हम अ, इस कैल्शियम क्लोराइड मेथड को अप्लाई करते हैं, तो इसमें हम देखो इसका प्रोसीजर कैसे है। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रिपेयर अ स्मॉल ओवरनाइट कल्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड एलबी ब्रोथ। तो हम क्या करेंगे, एक स्मॉल ओवरनाइट कल्चर बैक्टीरिया यूज करेंगे, किसमें, एलबी ब्रोथ में डालेंगे, ठीक है, रात को। देन उनको 737 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज अ रूम टेम्परेचर, उस पे उनको ग्रो कराएंगे विदाउट शेकिंग। शेक नहीं करना है, शेकर पे उसको शेक नहीं करना है। और सिंपली ये एक कल्चर फ्लास्क है या एक पेट्री डिश है, उसमें हम क्या करेंगे, कोई फ्लास्क होगा, ठीक है, तो उसमें हम अपने बैक्टीरिया को, पहले यहाँ पे कल्चर होगा, फिर कल्चर में हम अपने बैक्टीरिया को, फॉर एग्जाम्पल इकोलाई है, उसको ग्रो कराएंगे, ठीक है, उसको रख देंगे, ठीक है, एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इकोलाई आप वाटर में भी आप देख सकते हैं, वाटर में भी इकोलाई रहता है, आपके मुंह में भी इकोलाई रहता है। तो इकोलाई इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट डे, बिफोर प्रिपेयरिंग या बिफोर बिगिन टू द मेन प्रोसीजर, ठीक है, 2 घंटे पहले आपको क्या करना है, यूज 1.0 ml ऑफ ओवरनाइट कल्चर टू इनोकुलेट 100 ml ऑफ फ्रेश एलबी ब्रोथ। तो अब क्या करोगे, इसमें से जो हमारा कल्चर है, ठीक है, जिसको आपने रखा था रात को, ठीक है, उसमें से आपको कितना लेना है, 1.0 ml, दैट इज 1 ml। 1 ml आपको इसमें से क्या करना है, निकालना है। निकालने के बाद और एक दूसरे फ्रेश कल्चर में आपको क्या करना है, इसको इंक्यूबेट करना है, उसमें आपको इनोकुलेट करना है। ओके, एक फ्रेश एलबी ब्रॉथ में। ओके, सो दिस कल्चर, इसके बाद आपको क्या करना है, इस कल्चर को ग्रो करना है, किसमें, विथ रैपिड शेकिंग है 37, एक वो शेकर शेकर पे आपको उसको रखना है। दिस इज अवर योर कल्चर, एंड इस तरीके से शेकर रहता है, शेकर में ऐसे ये घूमते रहता है। ओके, और 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको उसको रख देना है। ओके, until it reaches roughly 5 into 107 cells per ml। कब तक रखना है आपको, तब तक ये जो सेल ग्रोथ है उस वो 5 into 107 cells पर ml ना हो जाए। ओके, तो does corresponds to an OD 654 hour cultures, but you should calibrate this for each of your own strains। तो आपको ये जो ओडी है वो देखते रहना है, आपको इतना हुआ कि नहीं वो देखना है बीच बीच में। जब इतना हो गया तो आप उसको जो उसका जो ये शेकिंग है वो रोक देना है। ओके, देन उसके बाद क्या करना है, टेक ए 5 ml लिक्विड ऑफ ईच ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन एंड ट्रांसफर टू स्टेराइल प्लास्टिक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, कूल ऑन आइस फॉर 10 mm। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है आपको, इसी में से, जिसमें देखो आप इतना हो गया 5 into 107 सेल्स पर ml इतना हो गया, तो इसमें से आपको क्या करना है, लिक्विड लेना है, ठीक है, लिक्विड लेने के बाद उसको ट्रांसफर करना है एक स्टेराइल प्लास्टिक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में। इस तरीके से सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स रहते हैं, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स में आपको क्या करना है, उसको ट्रांसफर करना है, कितना, दैट इज 5 ml। ठीक है, 5 ml इसमें से आपको लिक्विड लेना है और इसमें ट्रांसफर कर देना है। ओके, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। ठीक है, उसके बाद उसको आइस पे रख देना है, ठीक है, या उसको कूल कर देना है 10 मिनट के लिए। ओके, सो दिस इज योर कल्चर, दिस इज योर सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, और उसको आइस पे रख देना है। ओके, देन उसके बाद क्या करना है, pellet the cells by spinning for 5 mm at 500 G, that is the
ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, रोटेशनल फोर्स। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसी उसमें से जो आपका स्ट्रेन है, इसको क्या करना है, सेंट्रीफ्यूज करना है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज इस तरीके से एक मशीन रहता है, और वहां पे जब आप हम पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के बारे में, आपके लैब में है, मैं आपको दिखाऊंगा ये। तो ये सेंट्रीफ्यूज ट्यूब से, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में आपको क्या करना है, इस ट्यूब को डाल देना है, ठीक है। डालने के बाद इसको रोटेट करना है, ठीक है। रोटेट इतने पे, दैट इज 5000 जी, ठीक है। एक आरपीएम रहता है, तो आरपीएम हम इस 500 जी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 500 जी इंटू जो भी आपका जो ये इसका विड्थ होगा, उसके हिसाब से आपको मेजर करना है। तो मेजर करने के बाद इसको रोटेट करना होगा इस पे 5000 जी पे। हम 5000 जी से आपका आरपीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला रहता है जिसके थ्रू हम आरपीएम निकाल सकते हैं। तो 5000 जी पे हम इसको रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद 5 मिनट्स के लिए। सो जब हम इसको रोटेट करेंगे, तो इसमें पैलेट्स फॉर्म हो जाएंगे। पैलेट्स नीचे है एक, आपको इस तरीके से पैलेट दिखेगा, और ऊपर आपको इस तरीके से सुपर नेटेंट, तो इसको सुपर नेटेंट बोलते हैं, सुपर नेटेंट, और इसको पेलेट बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, पेलेट द सेल्स बाय स्पिनिंग फॉर 5 mm एट 5000 जी। सो इट इज नेसेसरी फॉर द सेंट्रीफ्यूगेशन टू बी परफॉर्म्ड एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सेंट्रीफ्यूगेशन भी क्या करना है, इस 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे करना है। तो उसके लिए अलग रेफ्रिजरेटेड बेंच सेंट्रीफ्यूज प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, जो कम डिग्री पे भी सेंट्रीफ्यूगेशन शो करता है। ओके, तो जिससे क्या होगा, ऐसे जब सेंट्रीफ्यूगेशन होगा, मींस इसमें क्या होता है, इस तरीके से जो ट्यूब्स है वो रोटेट होते हैं। ओके, इस तरीके से ये रोटेट होता है, रिवॉल्व होता है, ठीक है। रिवॉल्व होने के बाद जब रिवॉल्व होगा, तो आपको फाइनली इस तरीके से नीचे पेलेट दिखेगा, और ऊपर इस तरीके से सुपर नेटेंट दिखेगा। ओके, देन बाद क्या करना है आपको, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद pour of the supernatant and resuspend cells in 25 ml of cold 0.1 molar calcium chloride. Leave on ice for at least 20 minutes. देन उसके बाद क्या करना है आपको, जो ये सुपरनेटेंट मैंने आपको यहाँ पे बनाया, ठीक है, दिस सुपरनेटेंट, यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया हुआ है, तो जो ये सुपरनेटेंट है उसको डिस्कार्ड कर देना है। ये जो सुपरनेटेंट है उसको, इसको निकाल के फेंक देना है। फेंक देने के बाद जो ये पैलेट है, फिर उसको यूज करना है। इस पैलेट को फिर अगेन रिसस्पेंड करना है, किसमें, 25 ml ऑफ कोल्ड 0.1 मोलर्स कैल्शियम क्लोराइड। फिर इसमें जब इसको सुपरनेटेंट का फेंक दोगे, फेंक देने के बाद इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो मैं डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ आपका पैलेट बचा हुआ है नीचे, ठीक है। फिर उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप डालोगे 0.1 मोल कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। तो 0.1 मोल कैल्शियम क्लोराइड डालोगे, कितना ml, दैट इज 25 ml। ओके, उसके बाद उसको डालने के बाद ये हमारा कैल्शियम क्लोराइड इसमें आ गया। आने के बाद उसको फिर से आइस पे रख देना है, ठीक है। कितने मिनट के लिए, 20 मिनट्स के लिए। ओके, देन सेंट्रीफ्यूज एज इन स्टेप 3। ओके, देन उसके बाद क्या करना है, फिर अगेन इसको सेंट्रीफ्यूज करना है, जो हमने स्टेप 3 में किया था, ठीक है। इसमें कैल्शियम क्लोराइड डालने के बाद अगेन इसको हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमने थर्ड स्टेप पे किया था। ओके, फ्यूज एज इन थर्ड स्टेप, you should observe a more diffuse pellet than previously. This is an indication of competent cells. तो इसको जब आप, जहाँ पे हमने कैल्शियम क्लोराइड और हमारा प्लेट नीचे है और ऊपर कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है, इसको अगेन हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में डाल देंगे। सेंट्रीफ्यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद अगेन जब आप देखोगे उसको, तो आपको नीचे और सस्पेंडेड पैलेट और मोर डिफ्यूज पैलेट आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगेन जो सुपर नेटेंट है वो देखने को मिलेगा। देन
Resuspend the cell in 0.2 ml of cold 0.1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड। उसके बाद क्या करना है, अगेन जो सुपरनेटेंट है, जो ये सुपरनेटेंट, इसको फेंक देना है। फेंक देने के बाद इसको अगेन पैलेट को आप फिर यूज करोगे। फिर उसमें आप क्या डालोगे, दैट इज अ कैल्शियम क्लोराइड 0.2 ml। हमने ऊपर 25 ml डाला था, यहाँ पे आप क्या डालोगे सेकेंड स्टेप में, 0.2 ml ऑफ कैल्शियम क्लोराइड आप उसमें डाल दोगे कोल्ड। ठीक है। देन ट्रांसफर द सस्पेंशन टू स्टेराइल थिन वॉल्ड ग्लास बॉटल्स और ट्यूब। के बाद जब इसमें आप डालोगे तो अब इसको जब रिसस्पेंड करोगे तो इस तरीके से सस्पेंशन फॉर्म होंगे। सस्पेंशन भी क्या होता है, जो पैलेट है और जो सुपर नेटेंट है दोनों मिक्स हो जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सस्पेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सस्पेंशन। क्या करोगे आप, जब इसमें आपने कैल्शियम डाल दिया 0.2 ml, तो इस तरीके से सस्पेंशन फॉर्म होगा। तो इस सस्पेंशन को आपको लेना है और उसको एक स्टेराइल थिन वॉल्ड ग्लास बॉटल्स में या ट्यूब्स में आप उसको डाल दोगे, ट्रांसफर कर दोगे। सो द यूज ऑफ ग्लास मेक्स द सब्सिक्वेंट हीट शॉक मोर इफेक्टिव। ठीक है, क्योंकि आपको इसको इसके बाद कौन सा मेथड यूज करना है, हीट शॉक आपको यूज करना है, इसीलिए आप इसको ट्रांसफर कर दोगे किसमें, ग्लास बॉटल्स में या ग्लास ट्यूब्स में। ओके, सो आपने इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया इस ग्लास बॉटल में। ओके, देन के बाद क्या करना है, उसके बाद तो ईच ट्यूब अलग अलग ट्यूब में आप डालोगे। फॉर एग्जांपल ये आपने इसमें इसमें थोड़ा डाला, देन इस अगेन इसमें थोड़ा डाला, तो ये ट्यूब 1 है, ट्यूब 2 है, ट्यूब 3 है। आपने इन तीनों में जो आपका सस्पेंशन है वो ट्रांसफर कर दिया। ओके, देन ईच ट्यूब, हर एक ट्यूब में आपको क्या करना है, 0.1 मिलीग्राम ऑफ डीएनए ऐड करना है। ओके, ये हमारा प्रोसीजर है, इस तरीके से ये प्रोसीजर चलेगा। तो ट्रांसफर द सस्पेंशन हो गए टू ईच ट्यूब एट 0 mg ऑफ डीएनए मेड अप इन स्टैंडर्ड डीएनए स्टोरेज बफर दैट इज ट्रिस ईडीटीए बफर टू ए वॉल्यूम ऑफ 100 ml। तो आपने यहाँ पे जितना भी हमने अलग अलग वो बनाए थे, टेस्ट ट्यूब्स लिए थे, लाइक ये 2 ग्लास ट्यूब्स, ठीक है, तो 3 ट्यूब आपने लिए थे। तो हर एक ट्यूब में हमको क्या करना है, 0.1 मिलीग्राम ऑफ डीएनए उसमें ऐड करना है। तो ये कौन सा डीएनए है, जो हमारा फॉरेन डीएनए है या प्लास्मिड है या जो हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए है या जो हमारा वेक्टर है, हम इसमें हर एक इसमें 0.1 मिलीग्राम हम उसमें डाल देंगे। और वो डीएनए जिसको हमने टी बफर में रखा था, दैट इज ट्रिस ईडीटीए, ट्रिस ईडी टीए जो बफर है उसमें हम डाल देंगे, दैट इज इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटेट एसिड एसिटिक एसिड। ये जो बफर है वो हम मेनली यूज करते हैं जिसमें हम आरएनए डीएनए और रिकम्बिनेंट डीएनए हम उसको रखते हैं इस बफर में। तो हम इस बफर में जो रखा हुआ डीएनए है 0.1 मिलीग्राम, हम ईच ट्यूब में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद उसको अगेन आइस पे रख देंगे, कितने मिनट के लिए, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के लिए अगेन आइस पे हम रख देंगे। ठीक है, आइस में रख देंगे 30 मिनट्स के लिए। देन उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको इसी ट्यूब्स को हम ट्रांसफर कर देंगे टू ए 42 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर बाथ फॉर 2 मिनट्स एंड रिटर्न ब्रीफली टू आइस। तो हम यहाँ से हीट शॉक जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, जो अभी ये आइस पे रखा था हमने 20-30 मिनट्स के लिए, फिर इसको हम एक वाटर बाथ, ठीक है, इस तरीके से एक मशीन रहता है, वो भी हम आपको लेबोरेटरी में दिखाएंगे, वाटर बाथ। ठीक है, वाटर बाथ में थोड़ा सा गर्म वाटर रहता है, उसमें हम ट्रांसफर कर देंगे, जहाँ पे 42 डिग्री सेंटीग्रेड उस वाटर का टेम्परेचर मेंटेन है। ठीक है, उसको हम इन तीनों ट्यूब्स को वहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर करने के बाद उनको वहाँ पे हम 2 मिनट के लिए रख देंगे। देन अगेन इसको वापस ट्रांसफर 2 मिनट के लिए रखने के बाद इस गर्म पानी में फिर वापस से कहाँ पे डाल देंगे, अगेन आइस के पास लेके आएंगे और वहां पे रख देंगे। ओके, देन ट्रांसफर द कंटेंट्स ऑफ ईच ट्यूब टू 2 ml ऑफ एलबी ब्रोथ इन ए स्मॉल फ्लास्क। ये जो प्रोसेस है करने के बाद वाटर बाद में डाला 42 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर अगेन हमने आइस पे लाया, फिर उसके बाद हर एक ट्यूब में से हम क्या करेंगे, 2 ml, हर एक ट्यूब को हम 2 ml एलबी ब्रोथ में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो एक स्मॉल फ्लास्क है, हम हर एक
ट्यूब्स को अलग अलग फ्लास्क में जिसमें हमारा एलबी ब्रोथ बना हुआ है उसमें हम क्या कर देंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तीनों को कितना ml, 2 ml एलबी ब्रोथ में। ओके, देन फिर उसके बाद उसको इंक्यूबेट करेंगे विद शेकिंग एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर इसको हम इंक्यूबेट कर देंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितने मिनट के लिए, 60 टू 90 मिनट के लिए। और कौन से इंक्यूबेटर में, शेकिंग इंक्यूबेटर में, जहाँ पे वो थोड़ा सा हल्का सा शेक होते हैं, तो वो भी शेकिंग इंक्यूबेटर भी हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, देन प्लेट 0.1 ml liquid of undiluted 10:1 and 10:2 dilution onto LP plates। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसी फ्लास्क में से हम जो एलिक्वाइट है उसको निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा फ्लास्क है, उसमें से हम इसमें से अलग अलग फ्लास्क में से, इन तीनों फ्लास्क में से हम क्या लेंगे, एलिक्वाइट्स लेंगे। एलिक्वाइट्स लेने के बाद इसको हम एलबी ब्रोथ प्लेट पे हम इसको कल्चर करेंगे। ओके, तो 0.1 ml इसमें से हम एलिक्वाइड देंगे इस कल्चर में से जिसको हमने फ्लास्क में डाला था। ठीक है, उसमें से हम 0.1 ml एलिक्वाइड देंगे अनडाइल्यूटेड फ्रॉम 10:1 एंड 10:2 डाइल्यूशन। 10:2 डाइल्यूशन हम कैसे बनाएंगे, दैट इज 0.1 ml को हम मिक्स करेंगे 0.9 ml, सॉरी 9.9 ml एलबी ब्रॉथ में। ठीक है, तो इस तरीके से हम डाइल्यूशन बनाते हैं 10:1 और 10:2 का। ओके, देन तो उस प्लेट पे, एलबी प्लेट पे, जिसमें हमने क्या किया है, जिसमें हमने एंटीबायोटिक जो है उसको डाला हुआ है फॉर सिलेक्शन। ठीक है, तो इसमें से एलिक्वाइड कितना, 0.1 ml जो एलिक्वाइड है वो हम लेंगे और उसको ट्रांसफर कर देंगे इस प्लेट पे जहाँ पे एलबी प्लस एंटीबायोटिक्स हमारे प्रेजेंट हैं। देन उसके बाद उसको इंक्यूबेट करेंगे ओवरनाइट रात के लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। देन इस प्लेट पे वही बैक्टीरिया ग्रो होंगे जिनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि उसी बैक्टीरिया में जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि हमने आपको बताया था वेक्टर जो हम यूज करेंगे, जो फॉरेन डीएनए यूज करेंगे, उसमें हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स डाल देते हैं ताकि जब हम सिलेक्शन कर रहे होते हैं उस टाइम पे हमें पता चले कि इसमें बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं। तो वो बैक्टीरिया जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है वो ऑटोमेटिकली इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कल्चर में या एंटीबायोटिक कल्चर में क्या हो जाएंगे, उसकी डेथ हो जाएगी। और सिर्फ वही जो बैक्टीरिया से वो कॉलोनीज फॉर्म करेंगे उनकी उन्हीं की ग्रोथ होगी जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और जिनमें हमारा एंटीबायोटिक जीन जो हमने फॉरेन डीएनए में डाला था वो एक्सप्रेस हुआ है। ओके, देन ऐसे आप जब नेक्स्ट डे आप देखोगे उस कल्चर प्लेट में, तो आपको इस तरीके से कॉलोनीज देखने को मिलेंगे, बैक्टीरिया के कॉलोनीज देखने को मिलेंगे। तो आप बोलोगे कि इन कॉलोनीज में क्या हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और उनकी ऑटोमेटिकली इस कल्चर में क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। सो दिस इज द कैल्शियम क्लोराइड मेथड। तो इस तरीके से हम कैल्शियम क्लोराइड को यूज करते हैं। और किस तरीके से हम हीट शॉक डाल के क्या करते हैं, जब जब हमने कैल्शियम डाला तो जो फॉरेन डीएनए है वो डायरेक्टली, जब हम कैल्शियम डालते हैं तो जो फॉरेन डीएनए है वो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाता है। और जब हम हीट शॉक डालते हैं, जब हम उसको वाटर बाथ में लेके जाते हैं 42 डिग्री सेंटीग्रेड में, तब उस टाइम पे ये जो प्लास्मिड है या जो फॉरेन डीएनए है वो उसके अंदर पहुंच जाता है। ठीक है, कैल्शियम का काम रहता है उसको जो लाइपोपॉलीसेकेराइड है उसके साथ बाइंड कर दे और उसको कॉम्पिटेंट बना दे। और जो हीट शॉक है उसका प्रोसेस, उसका जो फंक्शन है वो ये रहता है कि वो इस डीएनए को जो अब अटैच हो गया है उस बैक्टीरियल सेल्स के साथ, उसको सेल के अंदर पहुंचाता है, मींस इस बैक्टीरियल सेल्स का ट्रांसफॉर्मेशन कराता है। ओके, तो इस इन दिस वे calcium chloride method uh, transforms the bacterial cells या helps in the transformation process। ओके, तो जितना इजी तरीके से हमने यहाँ पे बताया उतना इजी होता नहीं है और थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस भी इसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे दिए हुए नोट
के तरीके में कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो आप यहाँ पे देख लो, दिस मेथड्स generally gives 104 to 106 transformants per mg of closed circle plasmid DNA। तो कितने ट्रांसफॉर्मेंट्स देते हैं ये, कितना ट्रांसफॉर्मिंग बैक्टीरिया ये प्रोवाइड करता है? तो नॉर्मली 104 से लेके 106 जो ट्रांसफॉर्मेंट्स है पर मिलीग्राम ऑफ क्लास सर्कल प्लास्मिड डीएनए ये प्रोवाइड करता है, मीन जितने बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सो डू नोट दैट रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट्स ऑफ डीएनए एडिट एंड यील्ड इज नॉट टोटली लीनियर। तो जितना अमाउंट हम डीएनए हम डालते हैं और जितना यील्ड हमको, जितना ट्रांसफॉर्मेंट हमको मिलता है वो लीनियर नहीं होगा। ओके, ग्रेटर देन 0.1 mg ऑफ प्लास्मिड डीएनए बट यू विल डिक्रीज ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी। तो अगर हम 0.1 mg से ज्यादा अगर हम प्लास्मिड डालेंगे तो जो ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाती है। आप सोच रहे होंगे कि ये हम ज्यादा प्लास्मिड डालेंगे तो ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट रहता है प्लास्मिड का जिस पे जो ट्रांसफॉर्मेशन इफिशिएंसी है वो ज्यादा होती है। तो अगर हम 0.1 mg प्लास्मिड डालेंगे तो जो ट्रांसफॉर्मेशन इफिशिएंसी है वो ज्यादा होती है। अगर हम इससे ज्यादा कर देंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन इफिशिएंसी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ओके, सो सेकंड क्या है? इट इज एसेंशियल दैट सेल्स यूज्ड आर इन a rapid growth phase when harvested do not let them approach stationary phase। तो आपको पता है बैक्टीरिया का एक लैग फेज, लॉग फेज रहता है, ठीक है, और एक स्टेशनरी फेज रहता है। तो दिस इज द लैग फेज एंड दिस इज द स्टेशनरी फेज, दिस इज द लॉग फेज, ठीक है। तो लैग फेज में इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, स्टेशनरी फेज में इनकी ग्रोथ रुक जाती है, मतलब नॉर्मल रहती है। फिर इसके बाद एक लॉग फेज रहता है जिसमें वो वापस आ जाते हैं, ओके जी, जिसमें उनकी ग्रोथ कम हो जाती है। दिस इज द लैग फेज। लैग फेज में उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही कम होती है। देन दिस इज द लॉग फेज। लॉग फेज में उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है। देन उसके बाद स्टेशनरी फेज, ठीक है, स्टेशनरी फेज में उनकी ग्रोथ मतलब सेम कांस्टेंट रहती है। देन उसके बाद लास्ट में आता है डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन फेज में उनकी ग्रोथ कम हो जाती है। तो ये भी ख्याल रखा जाए कि जो हम बैक्टीरिया यूज कर रहे हैं तो वो किस फेज में होना चाहिए? वो रैपिड ग्रोथ फेज में होना चाहिए, दैट इज द लॉग फेज। लॉग फेज में होना चाहिए, ओके, व्हेन हार्वेस्टेड, जब हम उसको यूज कर रहे हैं। ओके, तो अगर वो स्टेशनरी फेज पे पहुंच गए तो ट्रांसफॉर्मेशन होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। ओके, देन सेल्स कैन बी स्टोर्ड एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड वंस कॉम्पिटेंट। जब हमारा सेल कॉम्पिटेंट बन गया, जब हमने कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया और जब डीएनए लाइपोपोलिसैकेराइड के साथ बाइंड हो गया और सेकंड टाइम जब हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो वहां पे एक एफिशिएंट पेलेट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, और अच्छे से पेलेट आपको देखने को मिलेगा। तो दैट इज द कॉम्पिटेंट सेल। तो उसके बाद हम उसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करते हैं? स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, होल्डिंग सेल्स इन कैल्शियम क्लोराइड एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड विल इनफैक्ट इंक्रीज ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी ऑल्दो दिस डिक्लाइंस विद मोर देन 24 आवर्स स्टोरेज। तो हम कैल्शियम क्लोराइड में रखते हैं उसको, किसको? हमारा जो सेल है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। ओके, बट अगर हमने उसको ज्यादा टाइम रखा, फॉर एग्जाम्पल 24 आवर से अगर हमने ज्यादा टाइम को रखा, स्टोर करके रखा, तो उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन जो इफिशियंसी है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो लेस देन 24 आवर अगर हमने रखा तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन इफिशियंसी ज्यादा होती है, और उसी 24 आवर में आपको उसको यूज करना पड़ता है, किसके लिए? ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ओके, लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टोरेज कैन बी अचीव्ड बाय फ्रीजिंग द कंपिटेंसेस। तो अगर हम अब लॉन्ग पीरियड के लिए अगर आप उसको रखना चाहते हो तो उसको फ्रीज करके रखना पड़ता है ताकि जो कॉम्पिटेंसी सेल्स की वो मेंटेन रहे। ओके, सो द रिवाइवल स्टेप इज नेसेसरी बोथ टू अलाउ द प्लाज्मिड एस्टेब्लिशमेंट एंड टू अलाउ एक्सप्रेशन ऑफ द रेजिस्टेंट जीन। उसके बाद जो रिवाइवल स्टेप है जिसमें जो सेल्स है वो अगेन नॉर्मल उसमें आ जाती है, क्योंकि हमने शॉक, उसको हीट शॉक दिया, हमने उसको सेंट्रीफ्यूज किया, उसको हमने कोल्ड प्रोसीजर्स दिए, तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज की डेथ हो जाती है। तो जो रिवाइवल स्टेप है, जब हम उसको अगेन एलबी ब्रोथ में देते हैं ताकि उन वो रिवाइव हो जाए और वो उस कल्चर मीडियम में उनकी ग्रोथ ग्रोथ हो जाए, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, वो भी अच्छे से होना चाहिए। ओके, ताकि जो प्लाज्मिड है वो भी एस्टेब्लिश हो जाए और जो रेजिस्टेंसी है वो भी उनमें डेवलप हो जाए, किसमें? हमारे बैक्टीरियल cells में। Okay, so one problem encountered on plating on ampicillin is that resistance colonies often be surrounded by a region of secondary growth।
So this is caused by P. lactamase activity of the resistant cells hydrolyzing the surrounding antibiotic and thus allowing surviving sensitive cells to begins to grow. So this problem can be avoided by using freshly made ampicillin plates and removing plates from the incubator promptly after the period of overnight growth. ठीक है, तो एक प्रॉब्लम जो बहुत टाइम देखा जाता है कि जो कॉलोनीज है यहाँ पे, तो वो जो रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं, तो वो जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कॉलोनी है, वो कॉलोनीज हैं जिनमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस या टेट्रासाइक्लिन या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इनमें है, और इसके सराउंडिंग में भी कुछ सेल्स प्रेजेंट है, बैक्टीरियल सेल्स, पर उनकी ग्रोथ यहाँ पे नहीं हो रही है। तो क्या होता है, जो ये हमारा रेजिस्टेंट जीन जो प्रेजेंट है, तो वो अपनी लैक्टेमेस एक्टिविटी प्रोवाइड करता है ताकि जो ये सराउंडिंग सेल्स है उनको भी प्रोटेक्शन मिल जाता है, किससे, मेनली फ्रॉम द एंटीबायोटिक, और यहाँ पे इनकी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। इवन दे आर नॉट ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया, तो वो ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया नहीं होते हैं तब भी इनकी ग्रोथ होती है, क्योंकि ये इनको हेल्प करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। ये हमारा, तो इसको सेकेंडरी ग्रोथ को मैं थोड़ा सा अलग कलर से दिखाता हूँ, ठीक है। दिस इज अ सेकेंडरी ग्रोथ, ये सेकेंडरी ग्रोथ है, ये सेकेंडरी ग्रोथ है। एक्चुअली जब हम देखेंगे तो एक्चुअल हमारा जो बैक्टीरिया है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो ये सिर्फ ये तीनों है, बट उनके आजू बाजू में भी कुछ आपको ग्रोथ कॉलोनीज देखने को मिलते हैं। दीज दोज आर द सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हमें लगता है कि ये हमारा ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया है, बट एक्चुअली ये ट्रांसफॉर्मेंट्स नहीं होते। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि जो ये हमने ओवरनाइट इसकी ग्रोथ कराई थी बैक्टीरिया की, तो नेक्स्ट डे अगर हम फिर से अगर हम कल्चर मीडिया यूज करेंगे, तो हम इस जो जिसको हमने ऑलरेडी यूज किया है कल्चर मीडिया, इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, तो उसको हम चेंज कर देंगे और न्यूली फ्रेशली जो एम्पिसिलिन प्लेट्स हैं हम उसको यूज करेंगे। तो ये एक इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कैल्शियम क्लोराइड मेथड।